So hello students, today we'll be starting chapter number 8 Silk Road. The author, जो ये चैप्टर है सिल्क रोड, इसके राइटर हैं निक मिडल्टन। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उनकी कैलाश यात्रा का वर्णन किया गया है, यानी कि कैलाश पर्वत जो है वहाँ पर राइटर जो हैं वो जाना चाहते हैं एक पिलग्रिमेज के लिए, एक धार्मिक यात्रा के लिए तीर्थ स्थान पे, और किस प्रकार से उनका जो रास्ता है वो गुजरता है, इसी के बारे में चैप्टर है। नाम है चैप्टर का सिल्क रोड। चलिए शुरू करते हैं। जो लेखक है निक मिडल्टन, वो रावू नामक जगह जो है उसको छोड़ते हैं डैनियल के साथ। कौन होता है इनके साथ? डैनियल। और इनके पास एक 4 व्हीलर है, गाड़ी है, जिसको चलाया जा रहा है एक ड्राइवर के द्वारा जो है सेटन। नाम है ड्राइवर का यहाँ पर सेटन। तो हमने देखा कि निक मिडल्टन अपने दोस्त, हम कह सकते हैं डैनियल के साथ, एक 4 व्हीलर, एक कार के अंदर, एक 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर, जो ड्राइवर है उसका नाम है सेटन, उसके साथ रावू से निकलते हैं। रावू नामक जगह जो है वहां से वो निकलते हैं, वहां से वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। ये जगह का नाम है रावू। लामो जो था, यहां पर एक और व्यक्ति का नाम दिया गया है, लामो is the name of a person. Lamo gave him a long-sleeved sheepskin coat as a gift for protection. लामो जो था उसने एक शीप स्किन से बना हुआ, यानी कि भेड़ों की स्किन से बना हुआ एक लंबा सा कोट देता है, लॉन्ग स्लीव्ड कोट, ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके। अब आगे उनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था वो था माउंट कैलाश, और सेटन वो शॉर्टकट को भली भांति जानता था। यानी कि यहाँ से लेखक, उनके साथ एक मित्र हैं डैनियल, और रावू जगह से वो लोग निकलते हैं। उनका ड्राइवर है यहाँ पर सेटन, और ये सब वहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी माउंट कैलाश। और सेतन जो है, जो इनका ड्राइवर है, वो सब शॉर्टकट्स वगैरह है वो अच्छे से जानता है, लेकिन वो वार्निंग भी देता है कि उनकी जो जर्नी है वो तभी एकदम स्मूथ रहेगी अगर वहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पर अगर स्नोफॉल हो जाता है, बर्फबारी हो जाती है, तो रास्ते जाम हो जाते हैं, यानी कि चारों तरफ बर्फ के कारण ट्रैफिक जो है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर वही जो सेटन है, इनका जो ड्राइवर है, वो इनको बताता है कि अगर हम माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं, और मुझे शॉर्टकट्स तो सब पता है, लेकिन शॉर्टकट के ऊपर अगर कहीं पर बर्फबारी शुरू हो गई तो हमारा रास्ता जो है वो काफ़ी कठिनाई भरा हो जाएगा। नाउ ऑन देयर वे दे सॉ द लोनली ड्रॉगबाज। जब वो वहां से जब गुजरते हैं, जाते हैं, तो रास्ते में उनको दिखते हैं ड्रॉगबाज। ड्रॉगबा का मतलब यहाँ पर बताया गया है वहाँ के लोकल चरवाहे, जो कि भेड़ों को लेकर नोमैडिक लाइफ जीते हैं, यानी कि भेड़ें उनके पास होती हैं, वो कभी इस जगह कभी उस जगह, यानी कि बंजारों की ज़िंदगी उनकी रहती है। उनको वहाँ पर ड्रॉगबा के नाम से जाना जाता है। तो जब वो जाते हैं तो रास्ते में उनको ड्रॉगबाज दिखते हैं, जो कि अपने फ्लॉक्स के साथ, यानी कि अपनी पशुओं के साथ वहाँ पर डेरा बसाए रहते हैं। The men and the women were well wrapped to protect themselves from cold. और ये जो ड्रॉगबाज की बात की जाए, ये लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पूरे तरीके से पैक्ड, यानी कि अपनी बॉडी को पूरे तरीके से इन्होंने कवर किया होता है ताकि ठंड से अपने आप को ये बचा सकें। They would pause and stare at their car, occasionally waving as they passed. और जब ये लोग वहाँ से गुजर रहे थे अपनी गाड़ी के अंदर, तो जो नोमैडिक ड्रॉगबाज जो थे, नोमैडिक शेपर्ड्स जो थे, जो ड्रॉगबाज जिनको कहा जाता है, वो लोग रास्ते में इनकी गाड़ी को देखकर रुककर घूरते थे, देखते थे, और कभी कभी तो इनको हाथ हिलाकर बाय हेलो भी करते थे। जैसा आप जानते हैं कि गांव में वो ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत कम ट्रैफिक देखने को मिलता है, जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंडीशंस जो है वो काफ़ी सीवियर हैं, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है इस वजह से, और जो काम है, यानी कि बात की जाए एम्प्लॉयमेंट, वो भी नहीं है ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में, तो खेती बाड़ी इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है। तो वहाँ पर वो लोग जो हैं ड्रॉगबाज जिनको हम कह रहे हैं, जो लोकल नोमैडिक शेपर्ड्स जो हैं, वो परदेशियों को, जो लोग वहाँ पर आते हैं घूमने के लिए या फिर दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं, उनको रास्ते में देखकर बड़े ही मतलब अजीब तरीके से उनको देखते हैं, या कि उनके लिए वो सब नए लोग हैं इसलिए, और उनको कभी कभी वो ओकेजनली कहा गया कि हाथ हिलाकर उनको बाय भी करते हैं। As they passed the houses, there were the Tibetan mastiffs barking furiously at the car for some distance and then going away. और जब वो वहाँ से गुजर रहे थे, घरों के पास से, घरों के बीच में से,
तो टिबेटन मैस्टिफ्स, यहाँ पर ये डॉग की ब्रीड बताई गई है, जैसे कि हम लोग अलग अलग ब्रीड के डॉग्स जानते हैं, तो वैसे ही ये जो एरिया है यहाँ पर जो डॉग पाए जाते हैं उनको नाम दिया गया है मैस्टिफ्स, टिबेटन मैस्टिफ्स। और ये जो डॉग्स हैं ये उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं भौंकते हुए, थोड़ी दूर तक वो गाड़ी का पीछा करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं गाड़ी को जाकर। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा डॉग्स को, कुत्ते जो हैं वो गाड़ी या कोई भी व्हीकल जा रहा है उसके पीछे काफ़ी दूर तक वो दौड़ते हैं और फिर अंत में वो उसको छोड़कर वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। तो यही सेम घटना इनके साथ भी होती है। तो आगे, Soon the mountain turns became sharper and bumpier। अब जल्द ही जो माउंटेन के टर्न्स जो थे, यानी कि जो मोड़ जो थे, वो और ज़्यादा शार्प होने लगते हैं और बम्पियर यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता आने लगता है और टर्न्स जो है वो बिल्कुल शार्प हो जाते हैं। देयर वॉज अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फॉल ऑफ स्नो विच स्टार्टेड ब्लॉकिंग देयर वे। अब जैसा कि सेटन ने, जो ड्राइवर था, उसने बताया था कि रास्ता मुझे पता है शॉर्टकट, लेकिन अगर बारिश शुरू हो जाती है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो होता वही है, ये लोग जब आगे जाते हैं तो सडनली अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल शुरू हो जाता है। यानी कि एक्चुअल में तो सब मौसम विभाग के द्वारा बताया ही जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बताया गया है कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था बर्फबारी होगी, लेकिन सडनली बर्फबारी शुरू हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल शुरू हो जाता है और इस कारण से इनका रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। रास्ता ब्लॉक होने से गाड़ी आगे नहीं जाएगी अभी। देन द ऑथर एंड डैनियल गॉट आउट ऑफ द कार फॉर सेटन टू ड्राइव इट सेफली टेकिंग शार्प बेंड्स। अब आप जानते हैं गाड़ी के अंदर ज़्यादा लोग बैठे होंगे, वजन होगा, तो उसको स्नो के अंदर ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो लेखक थे और उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम यहाँ पर हम डैनियल्स बोल रहे हैं, डैनियल और जो लेखक हैं ये दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं ताकि जो सेटन है, जो ड्राइवर है गाड़ी का, वो आराम से धीरे धीरे गाड़ी को टर्न्स के ऊपर, शार्प टर्न्स जो हैं वहाँ पर धीरे धीरे सेफ्टी से गाड़ी को आगे बढ़ा सके। When they were at 5,210 meters above the sea level, the icy top layer of the snow was very dangerous. The car could slip off the road. The snow continued blocking their way. अब ये काफ़ी ऊंचाई पर थे, लगभग 5,210 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पे ये लोग हैं, काफ़ी ऊंची जगह पर ये लोग स्थित हैं और इतनी ऊंचाई पर जो वातावरण है वो और वर्स्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। जो ठंडक है वो बहुत ज़्यादा है, स्नो जो गिर रही है वो इतनी खतरनाक है कि गाड़ी जो है वो रोड से स्लिप होकर किसी भी गहरी खाई में गिर सकती है और बर्फ जो थी वो कंटिन्यूसली इनका रास्ता रोकती जा रही थी। As they reached 5,515 meters above the sea level, the atmospheric pressure became very low and Satan opened the lid of the petrol tank to release the evaporated fuel. अब ये 5,210 मीटर की ऊंचाई पर थे, लेकिन जल्द ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए इनकी ऊंचाई और बढ़ने लगी और ये लगभग 5,515 मीटर की जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मतलब गिर जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जो पेट्रोल टैंक रहता है उस पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल जो है वो इवेपोरेट होने, यानी कि भाप बनने लगती है, उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने के कारण। ऊपर जाते जाते प्रेशर कम हो रहा है जिस वजह से जो पेट्रोल टैंक है उसको खोलकर उसमें से जो हम बात करेंगे भाप हम बोल सकते हैं या गैस बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बन चुकी है, तो इट में बर्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि फट जाए। तो ऐसे में सेटन जो कि वहाँ का लोकल रहने वाला है और वो ड्राइवर है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में पूरा ज्ञान है। इसी कारण से सेटन क्या करता है, जब ये लोग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वो गाड़ी को रोकता है और उसके पेट्रोल लिड जो है, उसका ढक्कन जो है पेट्रोल टैंक का, वो खोल देता है ताकि जो उसके अंदर गैस है, जो एयर है, एवेपोरेटेड फ्यूल जो है, जो कि पेट्रोल डीजल या जो भी था, वो एवेपोरेट होकर जो प्रेशर बिल्डअप किया है वो रिलीज हो सके। अब इतनी ऊंचाई पर आने के बाद जो लेखक हैं उनका बहुत ही जबरदस्त सरदर्द शुरू हो गया, हेडेक शुरू हो गया उनको, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो इतनी ऊंचाई पर आते ही उनका सर जो है बहुत ज़्यादा
दुखने लगा है। लेट आफ्टरनून दे रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। अब दोपहर के अंतिम पड़ाव में वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं जिसका नाम यहाँ पर बताया गया होर, HOR, होर। तो ये होर में पहुंचते हैं, छोटा सा टाउन जो है, और ये वहां पर पहुंचते हैं कब? दोपहर के, यानी कि जब दोपहर खत्म होने वाली थी तब, लेट आफ्टरनून। ये देखिए टाउन का नाम यहाँ दिया गया है HOR, होर, इट इज अ स्मॉल टाउन। तो ये यहाँ पर पहुंचते हैं दोपहर के समय लगभग। Daniel returned to Lhasa and Satan repaired the flat tire of the car। अभी उसी दौरान बताया गया है कि इनकी गाड़ी जो है, यहाँ पे पीछे बताया गया है कि उबड़ खाबड़ जगह थी और पथरीला काफ़ी रास्ता था, जिस कारण से इनके जो गाड़ी के टायर थे वो भी पंचर हो चुके थे, या फिर हम कह सकते हैं फट चुके थे। अब ये जो सेटन जो था वो टायर रिपेयर करवाने में के लिए चला जाता है गाड़ी लेकर, और डैनियल जो था वो इनको होर में छोड़कर लहासा चला जाता है, यानी कि वापस लौट जाता है। कौन सी जगह? लहासा। ये देखिए ये है लहासा, जहां पर डैनियल चला जाता है और जो दूसरा इनका ड्राइवर है वो टायर रिपेयर करवाने के लिए शॉप पे चला जाता है। Hor was a grim, miserable place. There was no vegetation but just dusk and rocks. There was the accumulated garbage everywhere. Unlike the past, the place no longer appeared holy. Then by 10:30 p.m. they reached a guest house in Darshan. अब होर के बारे में बताया गया। होर एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी से भरी हुई है। अभी चारों तरफ सन्नाटा है, काफ़ी ऊंचाई पर है ये लोग, और वहाँ पर वेजिटेशन की बात की जाए तो देखने पर बाहर कुछ भी वेजिटेशन ना, पेड़ पौधे, छोटी मोटी जो झाड़ियां हैं वो भी वहां पर दिखाई नहीं देती हैं। क्या है चारों तरफ? डस्ट एंड रॉक्स, धूल और पत्थर, यही दो चीजें उनको सब तरफ देखने को मिलती हैं। और चारों तरफ इनको कचरा ही कचरा देखने को मिलता है। जो कि वहां पर लोग आते थे, वो लोग वहां पर जो गंदगी कचरा जो फेंक कर जाते हैं वो सब वहां पर इनको देखने को मिलता है। तो ये जगह जो कि एक होली प्लेस के तौर पे इसको माना जाता है, यानी कि एक तीर्थ स्थल के तौर पर ये जगह है, लेकिन इसको देखकर कहीं से भी वो फीलिंग नहीं आती है कि ये किसी भी तरीके से एक तीर्थ स्थल होगा। इतना ज़्यादा उसको गंदा किया हुआ है, वो होली यानी कि पवित्र प्लेस लगती ही नहीं है। फिर 10:30 बजे ये लोग एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, और गेस्ट हाउस कहाँ पर है? दार्शन। दार्शन नामक जगह पे ये लोग पहुंचते हैं जहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, और वहां जाकर ये अपनी रात बिताने का फैसला करते हैं। द राइटर हैड अ वेरी ट्रबल्ड नाइट। अब रात हो जाती है और वो दार्शन में जो भी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, उस समय पूरी रात जो हम बात करें तो लेखक के लिए ये रात काफ़ी दुविधा भरी रहती है, काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्टी उनको होती है, अच्छा नहीं लगता उनको बिल्कुल भी, वहाँ पर इनको नींद भी नहीं आ पाती। तो ये दार्शन गए थे तो यहाँ पर ये रुकते हैं। राइटर को रात को बहुत ही दिक्कत हुई। हिज साइनसेस वर ब्लॉक्ड एंड ही वाज नॉट एबल टू गेट इनफ ऑक्सीजन एंड वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्लीप। उनके जो साइनसेस थे वो ब्लॉक हो चुके थे, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, इनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही थी। इसी कारण से इनको सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको पता है जब आपको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ऑब्वियसली आप अनईजी फील करते हो, और कभी कभी मोस्टली देखा गया है कि जब आप लेट जाते हो तो लेटते समय काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए जब तक हम बैठे रहते हैं तब तक थोड़ा हम कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लेट जाते हैं तो हमें सांस उखड़ने लगता है, हमें सांस चढ़ने लगता है, नहीं वी कांट ब्रीथ प्रॉपरली। तो वही यहाँ पर लेखक के साथ होता है। तो वो जब लेटते हैं तो डिफिकल्टी होती है ब्रीथ में, और इसी कारण से वो सो भी नहीं पाए। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट ही केप्ट सिटिंग, ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप। तो रात का ज़्यादातर समय उन्होंने बैठकर बिताया और वो सो नहीं पाए। द नेक्स्ट डे सेटन टुक हिम टू दार्चन मेडिकल कॉलेज। अब अगले दिन जो लेखक जो थे वो सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी, इसी कारण से जो उनका ड्राइवर था वो इनको लेकर दार्शन मेडिकल कॉलेज गया, जो कि वहाँ का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर इनको दवा दिलवाने के लिए।
The doctor told him it was the cold and the altitude which were giving him trouble. He gave him some medicine and that night he was able to sleep well. लेखक को जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि ये ऊंचाई अल्टीट्यूड जो है, हाइट जो है, ये इसके कारण है और कुछ आपको सर्दी भी हो गई, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर से व्यक्ति जो है प्लेन्स में से जब एकदम इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में जाएगा तो ऑब्वियसली काफ़ी दिक्कत होती है, उस जगह पर आपको अडेप्ट करने में समय लगता है। तो लेखक को डॉक्टर ने बताया कि इट इज़ योर कोल्ड, ये ठंड है, और दूसरा है अल्टीट्यूड, इस हाइट के कारण आपको तकलीफ हो रही है। और उन्होंने लेखक को खाने के लिए कुछ दवा दी और दवा खाने के बाद उस रात को लेखक जो था वो काफ़ी अच्छे से सो पाए, यानी कि दवा से वो काफ़ी बेहतर फील कर रहे थे, जिससे उनकी रात जो थी वो काफ़ी अच्छी गुजरी। Satan left the author in darshan and went away. He did not mind if the author would die in darshan. He was a good Buddhist and believed in life after death. अब सेटन के बारे में बताया गया है कि सेटन जो था वो लेखक को दार्शन में छोड़कर चला जाता है और उसको इस चीज़ की भी परवाह नहीं है कि लेखक जो है वो मर जाएंगे दार्शन में, यानी कि इतनी ऊंचाई पर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में उनके साथ कोई था भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ कौन था, उनका ड्राइवर सेटन, लेकिन वो भी उनको छोड़कर चला जाता है। अब लेखक के जीने मरने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताया गया है कि सेटन जो है ही इज अ बुद्धिस्ट, वो एक बुद्धिस्ट है, यानी कि बुद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति है सेटन, और वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है। ये देखिए, एज अ बुद्धिस्ट वो एक बुद्धिस्ट है। He told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. हाँ, वो बोलता है कि अगर तुम मर जाओ तो इससे कोई गलत बात नहीं, कुछ खराब नहीं है, इस मैटर में उसको कुछ भी खराबी नहीं दिखती है, लेकिन हाँ इससे उसके बिजनेस पे बुरा असर पड़ेगा। और बुद्धिस्ट होने के कारण वो ये भी मानता है कि जीवन जो है वो मृत्यु के बाद भी जारी रहता है, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जब हम मर जाते हैं उसके बाद भी हमारा जीवन जो है वो जारी रहता है। However, he was worried it could affect his business as he may not get more tourists to be accompanied. अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सेटन जो है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है और बुद्ध धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी दूसरा पुनर्जन्म कहिए या फिर दूसरी योनि में इंसान जो है जन्म लेता है और उसका जन्म जारी रहता है। तो इस कारण से सेतन को उसकी फिक्र नहीं है कि वो मर जाएंगे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है और बिलीव करता है कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसको ये बात का फिक्र है कि इससे उसके बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो गाइड है, एक टूरिस्ट गाइड है, और अगर उसका एक क्लाइंट जो है या एक टूरिस्ट जो उसके भरोसे जा रहा है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो इससे उसके बिजनेस पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सो लाइक द स्मॉल टाउन ऑफ होर, दार्शन वॉज डस्टी एंड हीप्स ऑफ रिफ्यूज कुड बी सीन ऑल अराउंड। देयर वर नॉट मेनी शॉप्स इन दार्शन. The town appeared to be sparsely populated. The writer felt lonely as there were not any pilgrims. He had reached the place very early in the season. अब दार्शन के बारे में बताया गया है, ये एक छोटा सा टाउन है। जैसे होर के बारे में हमने देखा था, जो पिछले गांव में ये लोग रुके थे, जो टाउन में जहाँ पर इन्होंने गाड़ी को ठीक करवाया था एक्सेट्रा वगैरह, तो वैसे ही ये जो जगह है दार्शन जो है ये भी वैसा ही एक छोटा सा टाउन है, और यहाँ पर बहुत ही कम दुकानें हैं, यानी कि मार्केट के अंदर ज़्यादा शॉप्स भी नहीं हैं। और ये जगह कैसी है, डस्टी, चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ रही है, और वहाँ भी कचरा जो है बहुत सारा, जो हम बात करें अगर वेस्ट की, जो कि पिलग्रिम्स जो जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो यात्री हैं धार्मिक यात्रा पे निकलते हैं अपने जो पिलग्रिमेज प्लेसेस के दर्शन करने के लिए, वो श्रद्धालु जो हैं वो रास्ते में कचरा वगैरह जो होता है वो वहीं पर पड़ा है, मतलब वहाँ भी चारों तरफ गंदगी उनको देखने को मिलती है, और ज़्यादा दुकानें भी नहीं है वहाँ पर, और टाउन जो था वो स्पार्सली पॉपुलेटेड दिखाई देता है, यानी कि एक तो इतनी ऊंचाई पर आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, बहुत ही कम लोग, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ही कम है। अब इस जगह पर लेखक जो हैं वो काफ़ी अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उस जगह पर अभी ज़्यादा पिलग्रिम्स यानी कि श्रद्धालु यात्री भी ज़्यादा नहीं आए हैं। तो रीज़न इज़ व्हाट, कि वहाँ पर यात्री ज़्यादा क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि
लेखक जो है वो काफ़ी पहले उस जगह पर पहुंच गए, यानी कि सीज़न, देखिए यात्रा का एक सीज़न होता है, एक टाइम होता है, लेकिन लेखक जो हैं वो उस समय से काफ़ी पहले वहां पहुंच चुके हैं, सीज़न से काफ़ी अर्ली वहां पहुंच चुके हैं। इसी कारण से वहां पर दूसरे श्रद्धालु नहीं है, इसी कारण लेखक अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। द राइटर वॉन्टेड टू रीच माउंट कैलाश टू कंप्लीट हिज पिलग्रिमेज, but he did not want to do it alone. He was looking for someone who could speak or understand English. अब लेखक जो हैं कहाँ जाने के लिए आए हैं, वो माउंट कैलाश पर जाना चाहते हैं। अब वो काफ़ी नज़दीक है माउंट कैलाश के, लेकिन वो देखते हैं कि पिलग्रिमेज यानी कि जो कोरा जिसको कहा गया यहाँ पर KORA, कि कोरा का मतलब एक सीजनल पिलग्रिमेज, यानी कि साल में जो भी एक बार कुछ समय जब वो लोग जाते हैं, तो वो उस पिलग्रिमेज को अकेले नहीं करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि उनके साथ कोई हो ताकि वो माउंट कैलाश पर जाकर दर्शन कर सके और अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके, लेकिन वो अकेले हैं, तो वो ये यात्रा अकेले नहीं करना चाहते हैं। और वो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढते हैं कि शायद कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो इंग्लिश समझ सके और इंग्लिश बोल सके, ताकि मेरा एक कंपेनियन, मेरे साथ एक साथी हो जाए, हम लोग जाकर दर्शन कर सकें। वन डे he was sitting in a cafe when Norbu saw him reading an English book. He came and introduced himself to the author. एक दिन जब लेखक एक कैफे के अंदर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, तो उस समय एक व्यक्ति वहां पर आया जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है, नाम यहाँ पर दिया गया है नॉर्बू। नॉर्बू नामक एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। अब नॉर्बू को कैसे पता लगा कि ये व्यक्ति भी बाहर का है? बिकॉज जो लेखक थे वहां बैठकर वो एक इंग्लिश किताब पढ़ रहे थे, एक इंग्लिश बुक रीड कर रहे थे, जिसको देखकर नॉर्बू समझ गया कि ये व्यक्ति जो है इंग्लिश पढ़ सकता है और इंग्लिश बोल भी सकता है। इसलिए वो नॉर्बू जो था वो लेखक के पास आया और उसने अपने आप को लेखक से इंट्रोड्यूस किया। He was a Tibetan but was working in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences. अब उसने अपने बारे में बताया नॉर्बू ने कि मैं एक टिबेटन हूँ, यानी कि वो तिब्बत का ही रहने वाला था, लेकिन अभी वो कहाँ काम कर रहा है? ही वॉज वर्किंग इन बीजिंग, वो चीन में काम कर रहा है, चाइना में काम कर रहा है, बीजिंग में। और कहाँ काम कर रहा है? वो बीजिंग में काम कर रहा है, लेकिन किस जगह पर? चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, वो काम कर रहा है चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। He too was there to do pilgrimage. However, he was not a religious person. Then both of them decided to climb Mount Kailash. अब जब दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, दोनों एक दूसरे से वाकिफ हो जाते हैं, तो पता लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो देखिए लिखा है I have come to do the कोरा। कोरा यहाँ पर बताया गया है धार्मिक यात्रा को। तो वो बताता है नॉर्बू कि मैं भी यहाँ पर धार्मिक यात्रा करने ही आया हूँ, कोरा के लिए ही आया हूँ। तो अब बातों में ये भी पता लगता है कि जो नॉर्बू है वो ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ही इज़ नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन नहीं है, उसको धर्म में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो इंग्लिश जानता है और वो भी क्या करने आया है? कोरा के लिए आया है, यानी कि माउंट कैलाश पे दर्शन करने के लिए आया है, अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण करने के लिए आया है। इसीलिए जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे का साथ पाकर वो दोनों माउंट कैलाश दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा लेखक जो थे निक मिडलटन, वो किस प्रकार से कैलाश यात्रा पे निकलते हैं और समय से पहले जाने के कारण उनको जो वहाँ की जगह थी वहाँ पर कोई श्रद्धालु ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और एक समय आता है जब उनका ड्राइवर और उनके साथ जो डैनियल था वो भी चले जाते हैं, और अंत में माउंट कैलाश की यात्रा पूरी करने के लिए वो किसी कंपेनियन को ढूंढते हैं, और कंपेनियन के रूप में इनकी मुलाकात होती है नॉर्बू से, जो कि बीजिंग में काम करता है चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर, और दोनों मिलकर माउंट कैलाश की यात्रा को पूर्ण करते हैं। तो ये हमने जो चैप्टर देखा, ये हमने समरी देखी चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड की, जिसके लेखक हैं निक मिडलटन। थैंक यू।